तो आप बहुत गौर से देखिए कि किस चीज की तकरार थी। एक पुलिस अधिकारी इसको तबादले की, इसे मैं इंटरफेरेंस ना मानूं? कैसे कह पाएंगे आप कि सब कुछ पारदर्शी है? उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी की जुबान सुनी विधानसभा में। मैंने किसी भी पीठ के लिए, पीठासीन के लिए, अधिकारी के लिए, अध्यक्ष के लिए इस तरह की जुबान आज तक नहीं सुनी। कई राज्यों का अगर मैं उदाहरण देखता हूं, अलग दल के लोग होते हैं, यहां तो आप एक गठबंधन के, उसके बाद जिस तरह की टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, लोकतंत्र शर्मसार हुआ। इसलिए भी चिंता होती है कि बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता है, जन्मभूमि माना जाता है। अब इसके बाद अगर आप घटना का सिलसिलेवार क्रम देखिए तो मैं मानता हूं ये हार जीत नहीं, इसमें एक ही चीज हुई है, हार हुई है लोकतांत्रिक मूल्यों की, संवेदनाओं की, और उसको रिट्रीव करना, रिपेयर करना आसान नहीं। देखिए, आरजेडी किसी चेयर विशेष के बचाव में नहीं आई, लोकतांत्रिक परंपराओं के बचाव में आई। अभी मैं यहां सदन में हूं, सदन की एक पीठ है, वो पीठ बनने से पूर्व किसी दल के थे, लेकिन क्या मैं गरिमा का ध्यान ना रखूं? पंच परमेश्वर हो जाता है जो पीठ पे बैठता है। तो पंच परमेश्वर के लिए जिस तरह की लानतें भेजी थी उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो वो लानत तो लोकतंत्र पे गई। हाँ, रही बात शरद यादव जी की लोकतांत्रिक जनता दल और आरजेडी का विलय, तो ये एक अपने मूल्यों पर खड़ी सामाजिक न्याय, शरद जी बड़ा नाम है, हमारे नेता लालू जी, उन लोगों ने मिलकर बहुत लड़ाइयां लड़ी, साथ साथ बहुत मकाम हासिल किया। तेजस्वी जी और इनसे संवाद हुआ तो तय हुआ कि ये वक्त है हिंदुस्तान की राजनीति में कि हम सबको एक साथ आ जाना चाहिए। उसी दृष्टिकोण से देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि हमारे देश की बहस और उसकी दिशा क्या हो रही है, हमारा उद्देश्य क्या है। बच्चों को ऐसा बनाना कि उनके अंदर तार्किक शक्ति विकसित हो, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े, जिंदगी में अच्छा करें, या इसमें उलझा दें कि गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब क्या कर रहे हैं हम? ये मतलब आजादी का अमृत काल आप मना रहे हैं। आप ये तय करिए ना कि मुफ्त शिक्षा देंगे बच्चों को, ये सरकार का कमिटमेंट होना चाहिए। हर तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, खास करके गरीब तबके के लोगों को। बहस वहां नहीं हो रही है, बहस कहां ले जा रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूं ना कि जमीन को बुरी तरह बांट दिया है, जमीन को, वैचारिक जमीन को भी, आसमान से बाकी रहा। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूं, चाहे वो कर्नाटक हो, गुजरात हो या कहीं हो, मैंने एक लाइन में बता दी उद्देश्य क्या है शिक्षा का। वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण विकसित करना, एक ऐसी फौज तैयार करना जो हिंदुस्तान को ऊपर ले जाए, लोगों को रोजगार मिले। हम कहां उलझा रहे हैं बहस को? और अगर हां, सर्वधर्म संभाव वाले इस मुल्क में आपको इस तरह की शिक्षा देनी है तो एक पूरी कमेटी गठित कीजिए, अलग अलग धर्मों से कुछ सार लेकर के, ताकि वो हमारे महासागर वाले चरित्र वाले हिंदुस्तान के मिजाज से मेल खाए। देखिए, मैं समझता हूं कि भव्य तो होगा ही, उत्तर प्रदेश में बहुत साल बाद रिपीट हुए हैं, बावजूद जनता में हाहाकार के सरकार बनी है, तो जाहिर तौर पर उनको सेलिब्रेट करने का पूरा अधिकार है। रही बात आमंत्रण की, तो ये पहले भी हुआ है, इस तरह के आमंत्रण गए हैं। उन दलों और नेता विशेष पर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय करते हैं। देखिए, मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से कहता रहा हूं कि कोई भी दल जिसका जन्म 1885 में हुआ हो, तकरीबन 137 साल पूरे हो गए, 13 वर्ष बाद 150 साल पूरे होंगे, उस दल में कुछ प्रॉब्लम एज रिलेटेड भी होती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या होता है कि चैलेंजेस के बरक्स आपका रिस्पांस सिस्टम उतना एडिक्वेट नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये किसी भी दल के साथ होगा। अगर आप इस आयु वर्ग में पहुंच जाते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस के अंदर इतना मादा है और विकसित होगा जिससे कि वो इसको रिजॉल्व कर देंगे और एक बेहतर विकल्प के रूप में अलग अलग दलों के साथ मिलकर के एक प्रोग्रेसिव विकल्प लोगों के समक्ष। देखिए, ये हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी भी कई बार कह चुके हैं कि जब आप एक वृहद विकल्प बनाते हैं ना, तो उसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। जिस क्षेत्र विशेष में जो दल प्रबल है, शक्तिशाली है, लोगों की आकांक्षाओं का
बेहतर ढंग से उसका उन्वान देखता है। मैं समझता हूं कि उन दलों को ड्राइविंग सीट में दीजिए और बाकी को ट्रैवलर सीट में बैठे। ये कॉम्बिनेशन अगर ये हो गया तो हम सब सहयात्री होंगे एक बेहतर विकल्प के लिए। देखिए, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि इस देश के सीने पे बहुत जख्म है। 47 का जख्म है, दिल्ली का जख्म है, 84 का जख्म है, कश्मीरी पंडितों के पलायन का 90 के दशक का जख्म है, 2002 के गुजरात का जख्म है। घाव पर मरहम लगाने चाहिए, लेकिन अगर एक घाव को उकारने में आप दूसरे घाव को कमतर बताते हैं तो ये बहुत मुश्किल है। ऐतिहासिक तथ्य हैं, कौन गवर्नर थे, क्या भूमिका थी, हमने तो देखा। हम कॉलेज के छात्र थे, हमने सब देखा। मेरा सिर्फ ये है कि भारत जैसी विशाल सभ्यता में ये सारे जो मैंने आपको गिना है वो घाव दे के गए हैं भारत माता को, उसे हील करने की कोशिश की जाएगी। दुख की बात है, इस पर राजनीति ज्यादा हो रही है, किसी का भला नहीं हो रहा। क्या आप इस तरह से एक फियर मॉन्गरिंग करके कुछ हासिल करेंगे? क्या भारत माता खुश होगी? मेरा सवाल सिर्फ ये। सर, इतने पार्टी हैं बिहार में, इसके बावजूद बिहारी बाबू ही बंगाल के हो गए। देखिए, जाहिर तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहारी बाबू हैं, बिहार के हैं, लेकिन उनका कद बहुत बड़ा है। वो मैं समझता हूं कि किसी के मोहताज नहीं हो, किसी पहचान के। तो जाहिर तौर पर तृणमूल कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बताया है, तो देखा जाए। देखिए, मैं ये चिंता पूरे दक्षिण एशिया के लिए मेरी है। मैं संभवतः पहले भी कह चुका हूं सदन के अंदर भी कि दक्षिण एशिया का ये एक भूखंड ऐसा है जिसमें हर देश में हमें कोशिश करनी चाहिए कि अकलियत के साथ अक्सरियत का ताल्लुक क्या है। ऐसा नहीं होता है, मैं आपको कहूं डंके की चोट पर, जो बांग्लादेश में हुआ क्या हमारे देश में नहीं हो रहा? क्या पाकिस्तान में नहीं हो रहा? ये हम सबको तय करना होगा कि इस भूभाग का एक इतिहास है, इसकी नियति भी एक ही है। हियर अ थ्रेट टू माइनॉरिटी इन एनी कंट्री इज अ थ्रेट टू माइनॉरिटी इन एवरी कंट्री। जिम्मेदारी किसकी है? मैं सीधे बताता हूं, ये सोच की एक जो मेजॉरिटेरियन सोच विकसित हो रही है। अब बापू को देखिए ना, बापू कहते थे कि किसी भी सभ्यता का मूल्यांकन होता है कि वो अपने माइनॉरिटी को कैसे ट्रीट करता है। ये हमारे लिए भी अप्लाई होता है, बांग्लादेश के लिए भी अप्लाई होता है और पाकिस्तान के लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि जन्म हमारा एक साथ हुआ, इतिहास एक है। तो हम सबको ये संवेदनाएं विकसित करनी होगी, अन्यथा छिन्न भिन्न हो जाएगा, छत्र छत्र।